नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। आज हम देखेंगे कि जैसा कि हम पिछले कई वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट 10 मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 10 के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने इसके पहले पढ़ा भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। और आज हम इसी का जो दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2 है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। आज हम उसी को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, कैसे ये आयोग काम करता है और मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की क्या प्रक्रिया रही, कब स्थापित हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है, लेकिन हम मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें स्पेसिफिक हम मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको लेकर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम देखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग से तात्पर्य यह है कि इसका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन है और इसका संविधान के आर्टिकल 243 के में वर्णन किया गया है। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। आइए हम आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में सारी भूमिका हम देख लेते हैं एक बार कि हमको अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन किन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। पॉइंट 1 हमारा ये रहेगा, पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि कैसी रही, इसको कैसे गठन के तौर पर कैसे लेके आया गया। उसके बाद हम महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे शक्तियां तथा कार्य। इसकी शक्तियों में कोई विशेष बदलाव नहीं है, जैसे भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां थी उसी में इसमें राज्य के अंदर के जो इलेक्शंस के प्रणाली होती है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायत के चुनाव है, इन नगरीय निकायों के चुनाव, ऐसे कार्य जो हैं इनके क्या काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग, उनके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। क्योंकि हम मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे सिलेबस का इसका चैप्टर 2 ही है राज्य निर्वाचन आयोग, तो हम इस स्पेसिफिक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, क्या है। पहले पृष्ठभूमि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ेंगे, इसमें क्या कहता है कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन के 2 स्तर, केंद्र व राज्य हैं। आप जानते हैं साथियों, जो हमने पहले चर्चा भी करी कि हमारा भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ निष्पक्ष और एक स्थायी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सके, उसका जो संपन्न करने का चुनाव का काम होता है वो निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य के भीतर जो चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, इनको संपन्न कराने का काम कौन करता है? हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र एवं राज्य हमारे यहाँ 2 ऐसे संस्थाएं हैं। तो इसका जन्म कैसे हुआ? तो साथियों, जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ उस समय हमारे राज्य इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे कि वो बहुत सारी चीज़ों को लागू कर पाएँ। तो जो आर्टिकल 40 कहता है, डीपीएसपी में है ये हमारे संविधान में, आप जानते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, उनका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार अगर संविधान में है तो उनका ये मतलब है कि राज्य इनको प्रदान करने का कंपलसरी है, राज्य इनको प्रोवाइड कराएगा ही। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट और न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जो भाग 4 में डीपीएसपी हैं उनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय ये कहा गया कि जब भी राज्य संपन्न होंगे आर्थिक रूप से तो उनको लगेगा कि अब हमारी स्थिति ठीक है, उस समय आप चाहें तो डीपीएसपी लागू कर सकते हैं। उसी में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ और ग्राम पंचायतों की बात की गई डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में। और हम महात्मा गांधी जी ने भी की ये सोच थी कि हमारे गांव विकसित हों, गांव का विकास होगा तब हमारे शहर का, और शहर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। कहने का मतलब ये था कि गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाना, ये उनकी सबसे बड़ी सोच थी। तो हुआ क्या, कब राज्य निर्वाचन आयोग
की स्थापना हुई किसके तहत, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की संस्था पहले जब संविधान लागू हुआ उस समय नहीं थी। तो हुआ क्या कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ, ये 1992 में हुआ। उसमें पंचायतों के बारे में बात की गई। और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये भी कब हुआ, 1992 में हुआ, और इसमें नगरीय निकाय के बारे में चर्चा की गई, नगरीय निकाय के बारे में बात की गई। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुआ क्या। आपको मैंने बताया कि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें भाग 9 जोड़ा गया और इसमें पंचायत की बात की गई। उसके बाद आर्टिकल इसमें 243 के, क्योंकि राज्य का मैंने आपको बताया कि राज्य का जो गठन है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 243 के तहत है। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें भाग 9 सब आर्टिकल ए, जिसको भाग 9 का भी कहते हैं, इसमें नगरीय निकाय के बारे में बात की गई। उसके बाद आर्टिकल जेड ए में ये कहा गया कि नगर पालिका का जो चुनाव होगा, नगरीय निकायों का चुनाव होगा, वो जेड ए के तहत होगा। साथियों, इसको हिंदी में भी आप याद रखें, इसको या का कहा जाता है, का कहा जाता है और इसे टा कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है। हालांकि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आप इंग्लिश देख के और करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इन दोनों की जो संवैधानिक संशोधन हुए, उनके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, और यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। और मैंने बताया आपको कि यह संवैधानिक निकाय क्यों है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। और वो कहाँ वर्णन है, वो आर्टिकल 243 के में वर्णन किया गया है, गठन की बात कही गई है आर्टिकल 243 के में। आइए आगे देखते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनमें कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करें। हम देखें कि राज्य निर्वाचन आयोग किन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के तहत अधिकार प्राप्त करता है और काम करता है। तो पहला क्या है, 243 के 1। 243 के 1 में गठन के बारे में बात की गई है, गठन के बारे में बताया गया है। पंचायतों के निर्वाचन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। संरचना कैसी होगी, तो एक सदस्यीय निकाय है। हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय निकाय है, इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और हमने देखा था कि जब निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की हमने बात करी थी, तो वो देखा था कि वो 3 सदस्यीय निकाय था, वहाँ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक सदस्यीय निकाय, एक सदस्यीय आयोग है। अच्छा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की अगर बात करें, जो एक सदस्यीय निकाय है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखें 243 के 2 में कहा गया है कि इनकी सेवा शर्तें व त्याग पत्र के बारे में कौन तय करेगा, राज्यपाल तय करेगा। सेवा शर्तें क्या होंगी और त्याग पत्र ये कैसे देंगे, किन्हें देंगे। हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें यही कहा गया है कि जैसे हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी किनको हटाने के लिए, इनके राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया होगी। उसके बाद कहा गया इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन से आशय ये है कि जब इनकी नियुक्ति होती है उस समय चाहे इनके वेतन भत्तों में जो प्रावधान रहा है वही प्रावधान रहेगा, या उसमें विस्तार हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग में वर्णन किया गया है, बताया गया है। अपन आगे बढ़ें तो देखते हैं 243 के 3। 243 के 3 में यह कहा गया है कि कर्मचारी उपलब्ध कराने की राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल हमारे राज्य निर्वाचन आयोग को, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, जब भी ऐसे चुनाव होते हैं उस समय अधिकारी कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, और उनको अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत उनको ये करने का अधिकार है, तो वो 243 के 3 में ऐसा कहा गया है।
अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो 243 के 4 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को पंचायत स्तर की कानून बनाने की शक्ति होगी। जब भी राज्य विधानमंडल को लगेगा कि हम पंचायत स्तर के लिए ऐसे कानून बनाएं जो हमारे निर्वाचन में एक सुव्यवस्थित तरीके की प्रणाली लाई जा सके, उसका अधिकार किसमें है? राज्य विधानमंडल को। तो वो 243 के 4 के तहत उनको ये अधिकार दिया गया है। अब अपन देखते हैं 243 ओ में क्या कहा गया है। 243 ओ में ये कहा गया है कि परिसीमन के संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन का मैंने आपको बताया था कि एक जनगणना के बाद, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र की बात हो चाहे विधानसभा क्षेत्र की बात हो, उनको लेकर एक जनसंख्या की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन होता है और उन परिसीमन के तहत कई बार किसी विशेष जाति वर्ग के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, इनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो जो परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, जो परिसीमन आयोग की शर्तें होंगी, उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। बाकी अगर चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है, उसके लिए बेशक न्यायालय में जाया जा सकता। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब अपन ने क्या कहा था कि तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे शक्ति एवं कार्य के बारे में। इनकी शक्तियां क्या हैं, इनके कार्य क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इसमें विशेष कोई बदलाव नहीं है। जो भारत निर्वाचन आयोग में हमने जो पढ़ा था वही राज्य निर्वाचन आयोग में है। उसमें यह था कि जो विधानसभा स्तर के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनावों को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? हमारा भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है वो राज्य स्तर का होता है। तो इनकी शक्तियां वही हैं कि निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसके बाद तिथियों की घोषणा करना। तिथि की कब कहाँ कैसे चुनाव होगा, इनकी तिथि और चाहे समय सारणी की बात करें, उनको घोषित करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, नामांकन पत्रों को परीक्षण करना कि वो सही हैं कि गलत हैं, इनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में हमारा राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। आचार संहिता लागू करना, आप जानते हैं कि कोई भी हमारे भारत में जब चुनाव होता है उसके पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लागू होता है कि चुनाव न्यायपूर्ण, व्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से हो सके, उसके लिए कुछ शर्तें लागू की जाती हैं। तो आचार संहिता लागू करने का काम भी राज्य के स्तर पर कौन? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन, जैसे हमारे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, इनमें बहुत सारे प्रत्याशी जब भाग लेते हैं तो उनमें जो चुनाव चिन्ह का आवंटन करने का काम होता है वो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और आपने व्यवहारिक रूप से देखा भी होगा कि कई बार किसी को पेन मिलता है चुनाव चिन्ह, किसी को कई बार पेंसिल चुनाव चिन्ह मिल जाता है, किसी को स्लेट मिल जाता है, और अलग अलग प्रकार के चुनाव चिन्हों का जो आवंटन होता है उसके आवंटन का कार्य कौन करता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता जागरूकता, मतदाता जागरूक हो, मतदाता वोट डालें और अपने स्वेच्छा के अनुसार निर्भीक होकर वोट डालें, इसका प्रावधान कौन करता है? मतदाता को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहल करता है। इसमें कई सारी जो क्षेत्रीय फेमस पर्सनालिटी होती हैं उनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? एक प्रचार प्रसार करने का काम करता है, जागरूकता के तौर पर ये काम करता है। उसके बाद देखते हैं मतदान विवाद पर निर्वाचन रद्द करना। अगर मतदान के समय, वोटिंग करते समय या बूथ कैप्चरिंग वगैरह जो होती है वो अगर हुई और आयोग को लगा कि यहाँ गलत हुआ है तो निर्वाचन रद्द करने का काम भी हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करता है, नगर पालिका और नगर निगम और पंचायत के चुनाव के स्तर पर। उसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक जो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो चाहे किसी भी राज्य का निर्वाचन आयोग हो, सेम समान प्रकार की शक्तियां हैं उसके पास, वो चाहे कहीं भी भारत के किसी भी राज्य का निर्वाचन आयोग हो। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 1
फरवरी 1994 को पहली बार हुआ। और ये किसके तहत हुआ? वही 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 उसके बाद। आधार क्या रहा इसका? आधार यही था आर्टिकल 243 के, मैंने आपको बताया, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। उसके बाद प्रकृति कैसी है? तो इनकी संवैधानिक, स्वायत्त और अर्ध न्यायिक प्रकृति है। अर्ध न्यायिक प्रकृति, अर्ध न्यायिक प्रकृति, अर्ध न्यायिक प्रकृति है। तो संवैधानिक प्रकृति तो आप जान ही लिए कि इसका संविधान में वर्णन है, इसलिए संवैधानिक प्रकृति। स्वायत्त, इसमें किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप का, कोई प्रकार का किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप इसमें नहीं है, ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है। अर्ध न्यायिक से तात्पर्य यह है कि इसके पास जो शक्तियां हैं वो न्यायालय के समान शक्ति है, लेकिन ये न्यायालय नहीं है, ये सर्वोपरि नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अर्ध न्यायिक प्रकार की संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है। उसके बाद जो इसका ध्येय वाक्य है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका ध्येय वाक्य ये है कि हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है। इसे अपन जब भी देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखेंगे। उसके बाद इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका भोपाल में है, और जो इसका निर्वाचन भवन है उसका जो शिलान्यास है वो 12 जनवरी 1955 को हुआ, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका शिलान्यास किया था। उद्घाटन करने की बात करें तो 1 नवंबर 1997 को इसका उद्घाटन हुआ, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल जी ने इनका उद्घाटन किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखें मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रथम आयुक्त के बारे में। अगर बात करें कि इसके पहले आयुक्त कौन रहे हैं, तो पहले आयुक्त NV लोहानी जी रहे हैं, और NV लोहानी जी का जो कार्यकाल रहा वो 94 से 2000 के बीच का कार्यकाल रहा NV लोहानी जी का, जो कि हमारे राज्य के मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम आयुक्त रहे हैं। उसके बाद देखें वर्तमान आयुक्त की अगर बात करें तो वर्तमान आयुक्त कौन है? वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी वर्तमान आयुक्त हैं, और ये 2019 में नियुक्त किए गए थे, जो अभी लगातार अपने पद पर विराजमान हैं, सुशोभित हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में, हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जो इस पॉइंट में कही गई है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में अभी तक कोई महिला निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। ये एक बड़ी बात है। देखिए भविष्य में अगर ऐसा कोई हो जो बन सकता है तो अपन इसमें संशोधन करेंगे। अगर कोई बनता है तो अच्छी बात है, मातृ शक्ति को आगे आना चाहिए, और सरकारों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे किसी फेमस पर्सनालिटी को उस पद तक पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए। बहरहाल प्रथम सचिव की बात करें तो प्रथम सचिव इनके कौन है? तो प्रकाश चंद्र सेठी जी। प्रकाश चंद्र सेठी जी इसके प्रथम सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के। प्रथम महिला सचिव की अगर बात करें तो विजया श्रीवास्तव जी इसकी प्रथम महिला सचिव रही हैं। वर्तमान सचिव की अगर बात करें तो वर्तमान सचिव BS दावोस जी हैं इसके वर्तमान में सचिव। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य तथ्य क्या है, अदर फैक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में देखें। कुछ इंपॉर्टेंट हैं राज्य निर्वाचन आयोग के लेके। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में कई बार सहूलियत देते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें सरसरी निगाह से अगर पढ़े रहते हैं तो हम इसका आंसर कर पाते हैं। तो देखिए चुनाव ऐप, चुनाव ऐप जो है वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का एक ऐसा ऐप है, जैसे भारत निर्वाचन आयोग में हमने पढ़ा था कि CBGIL ऐप है उसका, इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का एक ही ऐप है। CBGIL ऐप जैसे भारत का था, उसी प्रकार चुनाव ऐप है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कई बार जैसे चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार की आपको शिकायत करनी हो, सुझाव देना हो, ऐसे काम चुनाव ऐप के तहत किए जा सकते हैं, जो कि किसका ऐप है? राज्य निर्वाचन आयोग का, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। किसके वेतन भत्ते? आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते
जो हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ई गवर्नेंस ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है तो शायद 2015 के आसपास दिया गया था। ये फैक्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद 1 जनवरी को मतदाता सूची अपडेट करता है। कौन? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 जनवरी को अपनी मतदाता सूची अपडेट करता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और ये गठित करने वाला पहला राज्य ही नहीं, चुनाव कंडक्ट कराने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार कहाँ गठित हुआ? तो वो मध्य प्रदेश पर गठित हुआ। उसके बाद आइए देखते हैं हम कुछ निर्वाचन सुधार हेतु गठित समितियां हैं, क्योंकि ये हम भारत निर्वाचन आयोग जब पढ़े उस समय नहीं पढ़े थे, इसलिए आज हम देख लेते हैं कुछ चुनाव समितियां हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी समिति है जो चुनाव सुधार हेतु गठित की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में हम आइए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहली समिति क्या है? तारकुंडे समिति। ये गठित हुई 1974-75 के आसपास। इसमें बात की गई कि वयस्क मताधिकार की उम्र क्या होगी। इसको 18 वर्ष के आसपास करने का जो सुझाव था वो तारकुंडे समिति का था। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति में ये कहा गया कि जो निर्वाचन हो वो ईवीएम के तहत हो। ईवीएम का समर्थन करने और उसकी सिफारिश करने का जो काम था वो दिनेश गोस्वामी का था। इसी प्रकार इंद्रजीत गुप्ता समिति भी गठित हुई जो चुनाव से सुधार से संबंधित थी। और के संथानम समिति ये भी चुनाव सुधार से संबंधित थी। तो ये हम कुछ समितियां देखा हमने जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, उसमें यही पूछेगा आपको ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन विपरीत देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी चुनाव सुधार से संबंधित समिति है, या कि ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सी चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है। उसमें आपको सही उत्तर टिक करना होगा। तो हम अगर देखे रहेंगे तो हम ये उत्तर बता पाएंगे। तो ठीक है साथियों, आज हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में विशेष तौर पर जाना और देखा। और इसमें अगर कार्यकाल की बात करें कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष अभी तय किया गया है। ये तय करने का राइट किसको है? ये तय करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इस तरह अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं बचता जो मैंने आपको नहीं बताया। तो ठीक है साथियों, आज हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।